सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे खबरों की शुरुआत। बीजेपी की जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी ऑफिस के करीब मोदी जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, बीजेपी नेताओं ने उनके स्वागत में फूलों की बारिश कर दी। राजनाथ सिंह, गडकरी समेत कई बड़े नेताओं ने गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां मोदी पर डालकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी ऑफिस में जैसे ही मोदी पहुंचे, उनके स्वागत के लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता सफेद गुब्बारे लेकर खड़ा हुआ था। मोदी ने शांति का संदेश देने के लिए हवा में सफेद गुब्बारे छोड़े। बीजेपी ऑफिस में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और अनंत कुमार ने विक्ट्री साइन दिखाकर बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। मोदी पर फूलों की बारिश के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी को गले से लगा लिया। उसके बाद गडकरी ने मोदी को गले लगाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। इससे पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो किया। 14 किलोमीटर के उनके रोड शो में 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। मोदी ने गाड़ी के बाहर निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया और लोगों का आभार व्यक्त किया। इससे पहले आज सुबह नरेंद्र मोदी के विजय जुलूस की शुरुआत दिल्ली में एयरपोर्ट से हुई। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। चुनावी नतीजों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पहली बार आज मोदी का दिल्ली आगमन हुआ। सुबह करीब 10:50 पर नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से मोदी की गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा। मोदी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर हाथ उठाया और सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले दिल्ली में एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई थी। सुबह से ही बैंड बाजे वाले एयरपोर्ट में मोदी के स्वागत के लिए डटे हुए थे। मोदी के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नितिन गडकरी के साथ हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। यहां से मोदी पूरे लाभ लश्कर के साथ बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हुए। रास्ते में कई जगह मोदी का शानदार स्वागत हुआ। सड़क पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के स्वागत के लिए लाइन से खड़े हुए नजर आए। पोस्टर, बैनर और हाथ में झंडे और फूल मालाएं लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के आगमन को लेकर बेहद उत्सुक थे। बीजेपी ऑफिस के बाहर जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये उनके लिए दिवाली से कम नहीं। मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी ऑफिस में मंत्रोच्चारण के साथ शंख ध्वनि हुई। मोदी के आने के लिए हर तरह से खास तैयारियां हुई। दिल्ली में मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की गई थी। बीजेपी की जीत की खुशी और मोदी के आने के स्वागत में लोग झूमते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचते ही देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जीत देश के 125 करोड़ भारतीयों की जीत है। विजय के सबसे पहले हकदार हैं 125 करोड़ देशवासी। दूसरे हकदार हैं सन 52 से इस विचार के लिए, देश के लिए जीने के शपथ लेकर के अपने आप को खपाने वाले उन लक्षावधि परिवार हैं जिनकी तपस्या के परिणाम ये संभव हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस जीत को सिर्फ मेरी जीत न कहा जाए, ये लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। ये विजय, ये यश, ये मोदी के खाते में न डाला जाए, ये भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। मोदी ने दिल्ली में शानदार जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा। लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमल खिला दिया। मोदी के स्वागत के बाद बीजेपी दफ्तर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम पद के लिए मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर लगी। अब 20 मई को संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले बीजेपी ऑफिस के अंदर राजनाथ सिंह ने माला पहनाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इसके बाद बारी बारी से आडवाणी, सुषमा स्वराज ने मोदी को गुलदस्ता भेंटकर जीत की बधाई दी। बीजेपी दफ्तर में लालकृष्ण आडवाणी ने भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिठाई खिलाई। उसके बाद उन्हें बुके दिया, जिसके बाद मोदी ने आडवाणी को झुककर प्रणाम किया। फिर आडवाणी ने भावुक होकर मोदी को गले लगा लिया। दिल्ली के जश्न के बाद नरेंद्र मोदी वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। वाराणसी में मोदी के आगमन की जोरदार तैयारी की गई है, जहां पर मोदी बम्पर जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे।
अपने सांसद और भावी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के आने से पहले उनके स्वागत में केक काटा। मोदी के मुखौटे लगाए शख्स को लोगों ने केक खिलाए। वाराणसी में मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा घाट के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। वाराणसी में मोदी के आगमन पर बीजेपी ने विजय जुलूस निकालने की भी तैयारी की है। बताया जा रहा है मोदी का ये रोड शो नामांकन के दिन वाले रोड शो से भी ज्यादा भव्य होगा। ये रोड शो करीब 9 किलोमीटर लंबा होगा। वाराणसी में मोदी के कई कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी शामिल है। वो 9 किलोमीटर तक रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे। शाम करीब 6:30 बजे मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और गंगा आरती करेंगे। पिछली बार प्रशासन से इजाजत मिलने के बावजूद गंगा आरती में मोदी शरीक नहीं हो पाए थे। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। बीजेपी को सूबे में मिली सफलता से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया। एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी को ट्वीट के जरिए जीत की बधाई दी। लता मंगेशकर ने ट्वीट पर लिखा, नमस्कार नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। देश की जनता ने अब अपना भविष्य आपके हाथ में सौंप दिया है। यूपीए की करारी हार के बाद मनमोहन सिंह ने पीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। मनमोहन दोपहर करीब 12:50 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से विदाई ली। राष्ट्रपति भवन से बाहर आकर पीएम ने प्रणब से हाथ मिलाए और हाथ जोड़कर उनसे विदाई ली। इस्तीफा देने से पहले आखिरी बार मनमोहन सिंह ने कैबिनेट की बैठक की। बैठक में 15वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। पद छोड़ने से पहले मनमोहन सिंह ने पीएम रहते आखिरी बार देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जनता ने जो फैसला किया है मैं उसका सम्मान करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। मनमोहन सिंह ने नई सरकार को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं देश की खुशहाली और तरक्की की कामना करता हूं। मनमोहन सिंह ने कहा, मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। मैंने पूरी क्षमता के साथ देश के लिए काम किया। अपने आखिरी भाषण में मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश में विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसके लिए हमें एकजुट होना होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज सरकार के लिए रात्रि भोज का आयोजन भी कर रहे हैं। इस डिनर पार्टी में प्रधानमंत्री के अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। ये निवर्तमान सरकार को राष्ट्रपति की ओर से दिया जाने वाला विदाई डिनर होगा। पीएम मनमोहन सिंह के बाद कमलनाथ ने भी संसदीय कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा। इधर नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। 1984 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। बीजेपी बहुमत पाने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई है, जिसे 282 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 336 सीटों तक पहुंच गया है, तो वहीं यूपीए महज 60 पर सिमट गई है। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली हैं, अन्य के खाते में 143 गई हैं। एनडीए के सहयोगियों को भी बम्पर सफलता मिली है। शिवसेना को 18 सीटें मिली हैं, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 6 सीटों पर कब्जा किया है, तो शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय छत्रपों का भी जलवा दिखा। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को 37 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली हैं। बीजू जनता दल ने ओडिशा में 20 सीटों पर कब्जा किया। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और 5,70,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री को हराया है। वडोदरा की ऐतिहासिक जीत से मोदी बेहद गदगद हुए। उन्होंने इसके लिए वडोदरा के लोगों का सिर झुकाकर नमन किया। नरेंद्र मोदी की वाराणसी में भी बम्पर जीत हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3,72,000 वोटों से हराया। वाराणसी की जीत पर मोदी ने कहा कि जिस जगह हमें रैली करने की इजाजत नहीं मिली, वहां के लोगों ने मेरे मौन पर ही जीत को तोहफा दे दिया।
वाराणसी में मोदी की जीत का असर गंगा नदी पर भी देखा जा रहा है। गंगा में बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की बेहतरीन लाइटिंग की गई है। साथ ही आसमान में भी रंग बिरंगी आतिशबाजियों का नजारा दिखा। नरेंद्र मोदी की शानदार जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें बधाई दी है। ओबामा ने मोदी को फोन कर जीत की शुभकामनाएं दी और भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर चर्चा भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी से फोन पर कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने निर्णायक जनादेश दिया है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व स्तर पर असरदार भूमिका निभाएगा। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा है, पीएम बनने जा रहे नरेंद्र मोदी का अमेरिका में दौरे के लिए स्वागत है। वीजा मुद्दे पर हालांकि अमेरिका की ओर से खुलकर कुछ नहीं कहा गया। 2005 से ही मोदी को अमेरिकी वीजा देने से मना करता रहा है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद A1 वीजा के लिए नरेंद्र मोदी एलिजिबल हो जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी नरेंद्र मोदी को जीत के लिए बधाई दी है। कैमरून ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी को सबसे पहले बधाई देता हूं और हम मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को शानदार जीत पर बधाई दी है। नवाज शरीफ ने मोदी को पाक आने का भी न्योता दिया। नवाज सरकार के प्रवक्ता तारिक अजीम ने उम्मीद जताई, मोदी भारत पाक के मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भी नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर चिट्ठी लिखकर बधाई दी। शेख हसीना ने मोदी को लिखी चिट्ठी में मोदी से अपील की कि वो अपनी पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश से शुरू करें। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय और विदिशा से जीतकर परचम लहराने वाली सुषमा स्वराज को रक्षा मंत्रालय मिल सकता है। अरुण जेटली को हार के बावजूद विदेश मंत्रालय की कमान मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री की कमान कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा है कि मोदी इस मंत्रालय की कमान किसी नेता को नहीं बल्कि अर्थशास्त्र की पुरोधा को सौंपना चाहते हैं। इसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान या फिर एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख का नाम चर्चा में है। मोदी मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें कानपुर से चुनाव जीते मुरली मनोहर जोशी, नागपुर से जीते नितिन गडकरी के अलावा रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और राजीव प्रताप रूडी के नाम शामिल हैं। खबर है कि हाल के बावजूद मोदी की करीबी स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वो दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के कपिल सिब्बल को मात देने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ पीयूष गोयल भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। महाराष्ट्र की बीड सीट से चुनाव जीते गोपीनाथ मुंडे, यूपी के सुल्तानपुर से जीते वरुण गांधी और झांसी से जीती उमा भारती भी मोदी की कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव जीते उदित राज और नई दिल्ली से कांग्रेस के अजय माकन को हराने वाली मीनाक्षी लेखी, जबकि गाजियाबाद से चुनाव जीतने वाले पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के साथ अनुराग ठाकुर भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। आंधी इस चुनाव में ऐसी चली कि यूपीए के कई मंत्रियों को भी जीत नसीब नहीं हुई। इनमें सोलापुर से गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, फर्रुखाबाद से विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और गोंडा से इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव हार गए। हारे हुए मंत्रियों की लिस्ट में कई और नाम भी हैं। इनमें झांसी से ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जयपुर ग्रामीण से सीपी जोशी, मुंबई वेस्ट से गुरदास कामत को भी जनता के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला भी श्रीनगर लोकसभा सीट से हार गए, जबकि पुडुचेरी से केंद्रीय मंत्री नारायण सामी और पटियाला से विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर के खाते में भी हारा। नरेंद्र मोदी की आंधी में राहुल की कोर टीम का हिस्सा रहे 7 नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। राहुल के बेहद करीबी सचिन पायलट को अजमेर में बीजेपी के संबरलाल जाट ने हरा दिया। केंद्रीय मंत्री और टीम राहुल में हमेशा सक्रिय रहने वाले जितेंद्र भंवर सिंह की अलवर से बड़ी हार हुई है। मोदी की आंधी में जितेंद्र अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और 3 लाख ज्यादा वोटों से हार गए। टीम राहुल के अहम सदस्य मीनाक्षी नटराजन को भी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर से मीनाक्षी करीब 3 लाख वोटों से हार गई। टीम राहुल के मेंबर और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन को भी जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी के खास और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी संसद पहुंचने में नाकामयाब रहे। राहुल की कोर टीम का हिस्सा और कुशीनगर से राजा कहे जाने वाले आरपीएन सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी की बेहद करीबी जितिन प्रसाद तो अपने इलाके में चौथे नंबर पर रहे। यूपी के धौरहरा से सांसद रहे जितिन हार गए। चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो दावा सबसे सटीक साबित हुआ वो था कांग्रेस को किसी राज्य में दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने देने का।
उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 17 राज्यों में कांग्रेस दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाई। यूपी में कांग्रेस को 80 में से महज 2 सीटें मिली, जबकि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से सिर्फ 1 सीट उसे नसीब थी। दक्षिण भारत में भी मोदी ने अपने दावे को सच करके दिखा दिया और कांग्रेस किसी राज्य में दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सकी। बाकी राज्यों में भी कांग्रेस का हाल ऐसा ही रहा। पंजाब में 13 में से 3, हरियाणा में 10 में से 1, एमपी में 29 में से 2, छत्तीसगढ़ में 11 में से 3 सीटें ही उसे मिली। गुजरात में तो कांग्रेस को मोदी लहर ने नेस्तनाबूद कर दिया। यहां पर 26 में से 1 सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं आई। यूपी में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली और वो दोनों ही गांधी परिवार को हासिल हुई। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी को नहीं लेकिन अपने परिवार को जरूर बचा लिया। इस चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खानदान को बड़ा झटका लगा। पत्नी और बेटी दोनों को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के साथ आने पर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान को बिहार में खूब फायदा हुआ है। मोदी के तूफान में बड़े बड़े छत्रपों का किला नेस्तनाबूद हो गया। बीएसपी मुखिया मायावती की हालत सबसे खराब रही। एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। करीब करीब यही हाल समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का भी रहा। पिछले चुनाव में 23 सीटें हासिल की थी, इस बार सिर्फ 5। यूपी के तीसरे छत्रप अजीत सिंह रहे। इनकी हालत तो मायावती और मुलायम से भी खराब रही। एक भी सीटें नहीं मिली। पड़ोस के बिहार में मोदी से दो हाथ करने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों का ही अंक गणित बिगड़ गया। कांग्रेस की नाव पर सवार होकर अपना खोया हुआ जनाधार पाने की आस में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के हाथ भी कुछ नहीं लगा। मोदी के आंधी में महाराष्ट्र की सियासत के सूरमा शरद पवार भी उड़ गए। एनसीपी के दिग्गज प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल चुनाव हार गए। 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए छत्रप बनकर उभरे। दिल्ली की कुर्सी छोड़कर पीएम की कुर्सी का सपना संजोए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कुल 4 सीटें मिली। अरविंद केजरीवाल खुद तो हारे ही, चुनाव लड़ रहे उनके कई नेता जमानत तक नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी का खराब प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। यहां के नॉर्थ वेस्ट मुंबई से चुनाव लड़े मयंक गांधी के अलावा बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। बिहार में भी हालात जुदा नहीं रहे। यहां पर केवल 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत पाए। कटिहार से एनसीपी के तारिक अनवर चुनाव जीत गए, तो वहीं किशनगंज सीट से कांग्रेस के मोहम्मद असरारुल हक और अररिया से आरजेडी के तस्लीमुद्दीन ही चुनाव जीते। 2014 के चुनाव में जनता ने बाहुबलियों को भी तगड़ा सबक सिखाया। शाश्वती से चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता अतीक अहमद को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गांधीनगर में 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमले में दोषी ठहराए सभी 6 लोगों को शुक्रवार को बरी कर दिया। बांग्लादेश में राजधानी ढाका के पास खराब मौसम की वजह से एक जहाज नदी में डूब गया। बीसीसीआई के पूर्व चीफ एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जांच कराने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए मुद्दल कमेटी को इसका जिम्मा सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दल कमेटी को निर्देश दिया है कि वो इस मामले की जांच पूरी करके इस साल अगस्त के अंत तक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट को कोर्ट को सौंप दे। कोर्ट ने कहा है कि जांच कमेटी के पास किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होगा। अभिनेता और आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। दरअसल एनसीए अध्यक्ष शरद पवार आईपीएल 7 का फाइनल मुकाबला मुंबई में ही कराना चाहते हैं। 18 मई 2012 को वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले के बाद शाहरुख खान स्थानीय पुलिसकर्मियों से भिड़ गए थे। शाहरुख पर एनसीए के एक बड़े अधिकारियों से बदसलूकी का भी आरोप लगा था, जिसके बाद उनकी एंट्री पर बैन लगा दी गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग की लोकप्रियता में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जब आईपीएल 7 के 1 महीना पूरे होने के साथ ही फेसबुक पर लाइक करने वालों की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई। इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही, लेकिन नरेंद्र मोदी यानी कि महानायक की महाकाव्य इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। आपका हिम्मत जाएगा।